अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम केमिस्ट्री ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 पर मौजूद हैं। कोर्स हमारा केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है। इस हवाले से हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है ये लास्ट, अब ज़ाहिर है हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। 1.4 से हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को समअप कर दिया जाए, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की हिस्ट्री है। पेज नंबर 10 है जनाब। तो बात हो रही है कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री की। देखें, कॉन्फिडेंस तो एक अलग लेवल है, इसको अगर आप समझें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी वो चीज़ होती है कि जहाँ केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको रिजल्ट्स जो होते हैं या एनालिसिस जो होता है ना उसका, वो डिफरेंट आ रहे होते हैं, डिफरेंट केमिस्ट या जो साइंटिस्ट होते हैं। तो फिर उनका जो एक लेवल होता है ना उनका बिलीफ का, वो अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाता है, यानी वो थोड़े गैर यकीनी सी हालत में आ जाते हैं। सो chemistry, like other sciences, involves both confidence and uncertainty. When analyzing experimental results, scientists use tools to measure how precise or reliable their data is. ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो थोड़े से शक्की मिजाज होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि जनाब किसी भी चीज़ को जो है ना वो ट्वाइस या थ्राइस उसको चेक किया जाए, काउंटर चेक किया जाए, ताकि उसकी प्रिसीशन के बारे में जो है ना वो हतमी राय दी जा सके कि वो कितनी जो है ना वो चीज़ रिलायबल है, उनका जो डाटा या उनकी जो फाइंडिंग है। चलें जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ अगर हम जाएं, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होते हैं कॉन्फिडेंस के जो वक्फे होते हैं, क्योंकि इंटरवल ज़ाहिर वक्फों को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल। देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल शो हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज़। सिंपल। अब बात यह है प्रिसाइज या एक्यूरेट, ये दो अलग चीज़ें हैं, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। बुनियादी तौर पर एक मेजरमेंट है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना वो थोड़ा इंटरवल की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कोई हर लेवल के लिए जो है ना वो एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक फार्मासिस्ट है, यानी कि जो अद्वियात बना रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, ही मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू बी 0.50 मोलर। ठीक हो गया जनाब। एक सोल्यूशन है उसके पास, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर रहा है किसी भी तरीके से, और वो उसके बाद रिजल्ट आ रहा है 0.50 मोलर विद अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये देख लें, इसके बाद उसका जो है ना 0.48-0.52 मोलर। ठीक हो गया जनाब। इसमें से जो है ना ये उसने माइनस किया, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी लेवल है। ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी सीख चुके हैं। सो ये मैं इसको फिलहाल यहाँ नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग ज़ाहिर है इस लेक्चर में या इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल पर काम नहीं करेंगे। इट्स मीन दैट दे आर 95% श्योर दैट द ट्रू वैल्यू इज विद इन दिस रेंज। 95% कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है जनाब कि आपका जो सर्टेनिटी लेवल है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी लेवल आपका 95% है एंड यू आर सर्टेन अबाउट योर रिजल्ट्स। अगला आ गया जी पी वैल्यूज। अब पी वैल्यू क्या है जी? दे हेल्प साइंटिस्ट चेक इफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल, यानी इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये साइंटिस्ट को इस तरह हेल्प करती है कि जब वो कोई भी फाइंडिंग अपनी लेता है और फिर ज़ाहिर है उसको वो काउंटर चेक और डिफरेंट ज़ाहिर है उसके हवाले से वो निकालता है, तो फिर वो वहाँ से उसकी जो मतलब पीक होती है ना उसकी, या उसकी जो परफॉर्मेंस वैल्यू होती है, वो भी चेक कर रहा होता है कि यार ये किस हद तक जो है ना ये मीनिंगफुल है और रिजल्टफुल है। मिसाल के तौर पर इफ़ अ केमिस्ट टेस्ट वेदर अ न्यू कैटलिस्ट वर्क फास्टर देन एन ओल्ड वन। अब एक केमिस्ट ये चेक करना चाहता है कि एक नया कैटलिस्ट है, वो जो फॉर एग्जांपल डिस्कवर हुआ है कोई भी नई चीज़, तो क्या वो पिछला जो होगा उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा बेहतर काम करेगी। and finds a p-value of 0.01, it's mean that there is only 1% chance that the result is random. So यकीनन आपको समझ आ गई। This shows that the new catalyst is almost certainly better. ये आपको यकीनन परसेंटेज की कैलकुलेशंस आती होंगी। ये 0.01 जो है ना ये एक वैल्यू निकली है और इसका जवाब आया 1%। ये कैसे आया जनाब? इसका जवाब इस तरह आया है कि ये पॉइंट के नीचे जो है ना इन्होंने 100 डाल लिया, यानी कि 0.01 है, तो पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं दो फिगर है, तो ये 1/100 हो गया मल्टीप्लाई 100, 100 से घटा तो 1 रह गया, तो 1% उसके पास चांस आया। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू कैटलिस्ट है इट्स ऑलमोस्ट सर्टेनली बेटर, नॉट फुली, बट ये है कि चलें
1% चांस जो है ना रिजल्ट इज़ रैंडम और इस तरह है। तो चलें बेहतर है। स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ज़रा यहाँ डेविएट हो रही हैं वैल्यूज़। दीज टूल्स मेजर हाउ मच डाटा वेरीज। अब यहाँ पर ये होता है कि इन टूल्स के ज़रिए जहाँ पर डेविएशन आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो किस हद तक वेरी करे, क्योंकि आपको ये पता होगा अक्सर औकात ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे फिज़िक्स में करें चाहे केमिस्ट्री में, तो उसमें ना वेरिएशंस आ रही होती हैं मुख्तलिफ हर बार। जब आप हर बार यानी एवरी टाइम अगर आप 10 बार किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो एवरी टाइम जब आप मेजर करेंगे तो उसमें कोई ना कोई डेविएशन आ रही होती है। तो फिर वो उसकी पूरी जो एक रेंज होती है ना डेविएशंस की और वेरिएशंस की, उसको वो ज़ाहिर है मेजर करती है। फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट है फॉर एग्जांपल कि उसने मेजर किया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड फाइंड्स द एवरेज इज 120 डिग्री सेल्सियस विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये जो मसला आ रहा है ना यहाँ पे, वो कहते हैं कि जी एक साइंटिस्ट है, उसने किसी भी सब्सटेंस का जो एक मेल्टिंग पॉइंट है ना जहाँ पे वो पिघल रहा है, वो उसने कैलकुलेट किया और उसकी एवरेज निकाली 120 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो डेविएशन आ रही है ना 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है जनाब कि जो रिजल्ट है दे आर कंसिस्टेंट, क्योंकि 0.5 का मतलब हो गया हाफ ऑब्वियसली। तो फिर इसका मतलब है अ स्मॉल स्टैंडर्ड एरर 0.1 डिग्री सेल्सियस सो दैट द एवरेज वैल्यू इज एक्यूरेट। ठीक है, एक्सेप्टेड है। तो आगे चलते हैं जी, बेजियन प्रोबेबिलिटी देखें। अब बेजियन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दिस मेथड अपडेट्स और कॉन्फिडेंस इन एन आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। अब इसमें ये होता है कि ये जो मेथड है ना, इसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो किसी नए एविडेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर इफ़ अ केमिस्ट फर्स्ट बिलीव दैट देयर इज़ अ 60% चांस अ रिएक्शन हैपन्स इन अ सर्टेन वे, मतलब उसने कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ना उस पर काम किया है, और वो जिस एंगल में हो रहा होता है, आगे जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा होता है, बाय प्रोडक्ट हमें दे रहा होता है, तो उसके बारे में वो 60% श्योर है, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है कि जनाब ये इसी तरह होगा जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसा मैंने इस रिएक्शन को टेस्ट किया और फिर मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है। बट न्यू आइडिया रेजेज दैट कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो है 80%। मतलब यह है कि अगर कोई नया आइडिया आता है, कोई नया डाटा उसको मिलता है कहीं से, कोई और बंदा काम कर देता है, चले वो भी नहीं करता, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो न्यू डाटा है ना ये कोई और बंदा उसको देता है उसी रिएक्शन के हवाले से कि भाई साहब मैं तो इस हवाले से ये इस तरह से छोटी है मुझे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 80% पे चला जाता है। सो दे हैव यूज बेसिक प्रोबेबिलिटी टू अपडेट देयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अपडेट हो रही है इस मेथड से। अब आ जाते हैं क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी की तरफ। क्वांटिफाइंग का मतलब होता है क्वांटिटी को क्वालिफाई करना, यानी जो मिकदार है उसको बढ़ाना या घटाना, क्वांटिफाई उसको कहते हैं। क्वांटिटी से रिलेटेड है, जैसे क्वालिफाई करना, क्वालिफाई का मतलब होता है कोई क्वालिटी को, किसी चीज़ को, म्यार को कम ज़्यादा करना, ये क्वांटिफाइंग है, इसका मतलब है क्वांटिटी में रद्दोबदल होना। चलें जी, अब आते हैं ज़रा इसकी तरफ। अनसर्टेनिटी टेल्स अस हाउ रिलायबल अ मेजरमेंट इज़, मतलब अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी जो सूरत हाल होती है वो हमें ये बताती है कि एक मेजरमेंट कितनी रिलायबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ केमिस्ट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, एक केमिस्ट है वो किसी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर कर रहा है एट 0.250 मोलर, प्लस माइनस आप देख रहे होंगे, यानी कि 0.005 मोलर, यानी इसमें प्लस या माइनस मीन्स ये कि 0.005 की कमी बेशी हो सकती है, बस इतना फ़र्क आ सकता है, या 0.005 ज़्यादा होगा या 0.005 कम होगा। ये जो रिज़ल्ट है 0.250 मोलर का, तो फिर अनसर्टेनिटी लेवल क्या है जी, वो ये है जी प्लस माइनस 0.005 मोलर। इट्स मीन दैट द ट्रू वैल्यू इज़ क्लोज टू 0.250 मोलर। तो इसका मतलब है कि ये बेहतर है। ठीक है यहाँ तक। सो जनाब ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक 1.5 की तरफ, विच इज़ द लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब ये रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है या रिप्रोड्यूस हो रही है, जैसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, तो वो क्या है देखें। इन केमिस्ट्री रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग या प्रूविंग दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर रिलायबल। अब केमिस्ट्री के अंदर ये जो रिपीटेबिलिटी है ना, यानी रिपीट करना किसी चीज़ को, या रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए कि क्या वो रिलायबल है,
ठीक है, काबिल एतमाद है। क्योंकि देखिए अगर कोई रिज़ल्ट है ना, कोई भी फाइंडिंग है या कोई भी डाटा है आपका, और वो बार बार रिपीट हो रहा है या रिप्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्शन के मामले में कोई एक चीज़ है जैसे वाटर है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बार बार उस रिएक्शन में वाटर ही प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं रिप्रोड्यूस होना। रिप्रोड्यूस का मतलब ही ये होता है बार बार प्रोड्यूस होना। तो ये चीज़ें ऑथेंटिसिटी बन जाती हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के लिए कि वो रिलायबल है। सबसे पहले रिपीटेबिलिटी देख लेते हैं। दिस मीन दैट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस, जो मैंने अभी आपको बताया है कि रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि जनाब एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन है, तो उसमें आप जब 2 या 3 सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवा के और उनसे कोई चीज़ आप ऑब्टेन कर रहे हैं और उस सारे मामले से आपको एक तरह का रिजल्ट मिल रहा है, तो क्या होगा? तो डाटा भी आप सेम, टूल्स भी सारा यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रिपीटेबिलिटी उसमें जो है ना वो काउंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ केमिस्ट मेजर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, एक केमिस्ट है जो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो मेजर करता है, देखता है कितना है, तो सेवरल टाइम्स इन द सेम लैब एंड गेट्स द सेम रिजल्ट, सो इट्स मीन दैट द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेबल। इसका मतलब होता है ये एक्सपेरिमेंट भाई बार बार रिपीट हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसको 90 डिग्री आ रहा है बार बार, उसने 10 बार या 15 बार रिपीट किया, हर बार 90 डिग्री आया, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेबल है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? देखिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि दिस मीन्स गेटिंग द सेम रिजल्ट इवन व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज डन इन डिफरेंट लैब्स, तो उसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने एक काम किया, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन डिफरेंट लैब्स में किया है, डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ किया है, ठीक है ना, ये देख लें डिफरेंट टूल्स, मेथड्स एंड साइंटिस्ट, अब आप यकीनन समझ गए होंगे। तो लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। बात ही होती है कि आपके पास फ़र्ज़ करें को 3 से 4 सब्सटेंसेस हैं, आप उनका रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए डिफरेंट लैब्स यूज़ कर रहे हैं। मिसाल तौर पर एक आप मेरी लैब में परफॉर्म करें, एक किसी और स्कूल या कॉलेज की लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने एक ही एक्सपेरिमेंट और एक ही तरह के केमिकल्स 2 डिफरेंट लैब्स में परफॉर्म किए, और ज़ाहिर है टूल्स भी डिफरेंट है, बंदे भी डिफरेंट है, यानी साइंटिस्ट भी, और मेथड भी डिफरेंट है, लेकिन आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, इफ डिफरेंट केमिस्ट इन डिफरेंट लैब्स मेजर द सेम सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड गेट सिमिलर रिजल्ट, द एक्सपेरिमेंट इज रिप्रोड्यूसिबल। सिंपल। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, और उसके बाद चलते हैं व्हाई आर दीज इंपॉर्टेंट। So repeatability shows that experiment is well controlled and consistent in one setting, and it can be repeated over and over and over again. And reproducibility क्या कहती है? Show that all the findings are reliable and not limited to one lab or method. मतलब वो कोई मसला नहीं है या एक साइंटिस्ट तक महदूद नहीं है। आपने बस रिएक्शंस परफॉर्म करवाने, वो आप किसी भी लैब में करवा लें, किसी भी मेथड से, किसी भी टूल के साथ, अपैरेटस भी चेंज कर लें, बेशक रिजल्ट सेम आएंगे। सो ये थे जनाब हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ तक। अब ये ज़ाहिर है इसके बाद हमारे MCQs हैं। अच्छा, MCQs के हवाले से ये होता है कि MCQs तो मैं आपको नहीं करवाऊँगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि MCQs या क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा अनसीन आते हैं। MCQs ना करवाने की वजह ये है कि MCQs आप ख़ुद भी बुक के चैप्टर में से बनवा सकते हैं, अक्सर टीचर्स बनवाते भी हैं। तो बहरहाल ये कि बुक की जो एक्सरसाइज होती है उसके MCQs से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन जाती है। एक तो ये चीज़ है। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना इनको सीखेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लिए तो इसी चैप्टर में से गए हैं, लेकिन इनके बारे में कोई डिटेल्ड आंसर इसमें मौजूद नहीं है। सो हमें ये आंसर जो है ना इनको फाइंड आउट करना है, इनको समझना है, और चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो एटलीस्ट 4 लाइन्स तक हम इनको जो है ना वो करेंगे। तो ये है जी हमारा पैटर्न, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 विच इज़ मैटर। सो अब तक इस तमाम लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।